नमस्कार दोस्तों, मैं अग्निवीर योद्धा बैच लेकर आया हूँ। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था नेवी एमआर एसएसआर के जो रिवीजन बैच चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था, भारत का भौतिक स्वरूप बताया था, भारत का स्थिति विस्तार बताया मैंने आपको। अभी मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि मैंने उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है उसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है आपको। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। आज हम चैप्टर अपना आगे करेंगे और पूरे भारत की जो स्थिति विस्तार है उसे हम समझने का फिर से प्रयास करेंगे। जो हमारे नेवी और एसएसआर का जो सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा वो एमआर शीट बेस्ड पे, उसमें जो हमें लाभ मिलेगा हम उसके लिए पढ़ेंगे आज। तो आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, अगर इस मैप को देखने के बाद, तो आप लोगों ने बेटा उत्तर का जो पर्वतीय मैदान, पर्वतीय भाग है, आपने ये पूरा ख़त्म कर लिया पिछली कक्षा में। बेटा इसके बाद जो हमें पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है इसके जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी जो भाग हैं। यानी कि मैं आपको, चूँकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, मैं आपको इसके माध्यम से समझाना चाहूँगा। जो ये पोर्शन है इधर वाला, ये 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 हमारा आता है मैदानी भाग में। ये आता है हमारा हिमालय रेंज में, मतलब कि पर्वतीय। ये हमारा हो गया पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत का क्षेत्र हो गया। ये हमारा हो गया मैदानी भाग, ये होता है मैदानी भाग। ये हमारा होता है तटीय तटीय क्षेत्र। इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन क्या होता है हमारा? तटीय क्षेत्र होता है। ये तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र है। इसके बाद जो ये पोर्शन बचता है, ये आता है हमारा जो है पठार। यानी कि अगर मैं इस माध्यम से बताऊं आपको, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा हमारा, ये वाला आता है तटीय क्षेत्र। जो आप लोग चूँकि नेवी एसएसआर में जा रहे हो, तो जो आप लोग की ड्यूटी अपॉइंट होती है वो तटीय क्षेत्रों में ही होती है। यही तो ये भी तटीय क्षेत्र है और ये भी तटीय क्षेत्र है। ये वाला जो एरिया आता है, ये वाला आता है पठार। ये वाला जो एरिया आता है वो आता है मैदान, मैदानी भाग जो होता है। और उसके ऊपर आता है ये पर्वतीय भाग। इसमें हमें ये चीज़ जाननी होगी। मैं दोबारा से इस मैप के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूँगा कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला ऊपर का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये आता है उत्तर का पर्वतीय मैदान। इधर का जो उत्तर प्रदेश हो गया, इधर हरियाणा हो गया, थोड़ा सा इधर मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है इधर का, ये जो थोड़ा सा इधर से ऊपर से, इसमें थोड़ा सा लेना है ऊपर से एरिया। मध्य प्रदेश जो ये दिख रहा है इसके ऊपर का एरिया लीजिए, तो ये आपको मैदानी भाग दिखाई देगा। इसके बाद जो ये मैदानी भाग है, उसके बाद ये आपका जो ये वाला एरिया आता है इधर का, ये पूरा जो ये कोस्टल एरिया जिसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोल रहे हैं हम, ये वाला एरिया जो हम बोल रहे हैं इधर वाला, तो इसके अंदर का जितना भी भाग आता है ये इतना, यहाँ से इसके इतना, ये पूरा जो एरिया आता है ये आता है पठारी क्षेत्र में। तटीय क्षेत्र पहला हो गया पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हो गया इधर मैदानी क्षेत्र, इसके बाद हो गया पठारी क्षेत्र, और फिर हो गया तटीय क्षेत्र। इंडियन ज्योग्राफी में हमें आज इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम इसको समझते हैं फिर कैसे। देखिए बच्चों, जब कभी उत्तर के मैदानी भागों में, इस वाले एरिया में, ये चूँकि पर्वत एरिया है और पर्वत है तो जाहिर सी बात है कि ये ऊंचाई पे स्थित है, तो जब इस एरिया में बर्फ़ का पिघलना होता है या वर्षा होती है तो पहाड़ पे तो पानी टिकेगा नहीं, तो ये किसी भी तरीके से नीचे आने की कोशिश करता है ये पानी।
और ये पानी जब नीचे आने का कोशिश करता है तो फिर नदियों का निर्माण हो जाता है। वो हम आगे की कक्षाओं में आपको हम बताएंगे कैसे कैसे नदियों का निर्माण होता है। अभी हमें ये जानना है कि भारत में सबसे पहले उत्तर पर्वतीय मैदान, हाँ, पर्वतीय क्षेत्र। सेकंड में हम पढ़ेंगे मैदानी भाग। अब मैदानी भाग जैसे ही आता है इससे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मैदानी भाग से आप समझ रहे होंगे चावल, गेहूँ, आलू। अब इसकी पैदावार स्टार्ट हो जाती है और बड़े नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है, भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है, भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। है तो पूरा यही एरिया, है तो यही एरिया, ये वाला एरिया उत्तर प्रदेश हो गया, इधर आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, थोड़ा सा इधर का एरिया हो गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन वहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। तो मेरे बच्चों इसको समझने की कोशिश करो। उत्तर भारत का जो मैदान है इसमें हमें क्या क्या आने का संभावना है क्वेश्चन में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फसल जो भी है, फसल आप लोग रिवाइज कर जाओ फसल के माध्यम से। आपने देखा होगा अगर आपके पास लूसेंट होगी या कोई अन्य बुक होगी तो उसमें लिखा हो गया कि भारत में प्रमुख फसल और उसके उत्पादक राज्य, ये चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं पठारी क्षेत्र में। तो जो पठारी क्षेत्र वाला एरिया है, ये पठारी क्षेत्र वाला एरिया है, इसको भी हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। क्योंकि पठारी क्षेत्र जो है इसको हम पढ़ेंगे अगली क्षेत्र में, और ये है तटीय क्षेत्र, इसको भी हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में अपने तटीय क्षेत्र। आज हम सिर्फ मैदानी भागों को ख़त्म करेंगे, ठीक है। मैदानी भाग जैसे नाम से ही समझ रहे हैं कि वो एरिया समतल होगा, मैदान होगा, उसमें कहीं कोई पर्वत नहीं मिलेगा। तो चूँकि जो मैदानी भाग है वो उसका रेंज क्या है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, कहाँ पे है। तो देखिए ये जो एरिया है ये आप समझ लीजिए कि ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। अब इसमें ये कहना है कि उत्तर का जो इधर वाला जो एरिया है ये तो पर्वत हो गया, और जो इसके नीचे का जो एरिया है ये, यानी कि उत्तर में ये तो एरिया हो गया। तो ये इस एरिया के नीचे ही पूरा ये मैदानी भाग आपको मिलेगा। मैं दूसरे रेड से इसको दर्शाना चाहूँगा मैदान को। ये जो एरिया है ये वाला, ये आपको मैदान मिलेगा। और इसके बाद जैसे ही एरिया यहाँ तक आएगा तो हम कह सकते हैं कि अगर ये ऐसे है, सर्कल में अगर बन रहा है, तो जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र के उत्तर में और हिमालयन जो क्षेत्र है उसके दक्षिण में ये मैदान स्थित है। यानी कि पर्वत और तटीय क्षेत्र के बीच में जो एरिया है वो मैदान है, और इधर तटीय से थोड़ा सटा हुआ तो ये पठार है। तो अगर हम इधर से हम आएंगे तो ये हमारे दक्षिण में पड़ेगा, क्योंकि इधर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, तो इस पर्वत के दक्षिण में मैदानी भाग आ रहे हैं। और तटीय क्षेत्र है तो तटीय क्षेत्र के उत्तर में क्या आ रहा है, ये मैदानी भाग आ रहा है। तो हम इसको इस माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए मैदान का निर्माण तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नदियों का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी तो मैदान बने होंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं ऐसे ही मैदान बन जाएंगे। नदियों का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक तो मैदान नहीं बनेंगे। ये देखिए आप, जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से नदियाँ जब चलती हैं तो पर्वत क्षेत्र से अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में कंकड़ पत्थर लेके चलती हैं, क्योंकि ढलान होता है, और यहाँ से आप सीधे अगर पानी को गिराएंगे तो सीधे नीचे आएगा। तो मैं इसको एक मैप के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको सुविधा हो समझने में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब है कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले
देखिए, इस मैप को मैं यहाँ रखता हूँ सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ है, समझिए बात। तो पहाड़ी एरिया का ये हम इसको रख देते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। अब यहाँ से कोई अगर नदी निकल रही है, सपोज करिए यहाँ से कोई पानी निकल रहा है, तो चूंकि पहाड़ पे है और पहाड़ पे है तो यहाँ से अपने साथ औषाध भी लेके आएगा, कंकड़ पत्थर भी लेके ये नदी आएगी। तो जब यहाँ पे ये आती है नदी, अपने साथ बहाव तेज लेके आती है, और जब बहाव तेज लेके आती है तो यहाँ पे इसके साथ कंकड़ पत्थर भी होते हैं। तो जब ये नदी यहाँ से निकलती है और इसके रास्ते में ये कंकड़ पत्थर मिलते हैं, इसको बोलते हैं भावर। भावर, जब इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं तो इसको बोलते हैं भावर। फिर वो कभी ये नदी फिर आगे बढ़ती है, और बढ़ती है तो एक समय ऐसा होता है कि ये थोड़ी सी तराई, मतलब इसको एकदम प्लेन एक रास्ता मिल जाता है, ढाल नहीं होता है, इसको एक प्लेन रास्ता मिल जाता है, प्लेन। तो होता क्या है कि जो भी कंकड़ पत्थर रहते हैं वो इस रास्ते में आके बिछा देती है, यहाँ पे बिछा देती है। तो इसको हम बोलते हैं तराई, तराई प्रदेश। फिर क्या होता है कि जब ये नदी फिर आगे बढ़ती है, फिर ये नदी कहाँ से बढ़ती है, आगे बढ़ती है, फिर ये नदी आगे बढ़ती है। तो जब ये नदी फिर आगे बढ़ती है तराई से, तो ये क्या करती है कि रास्ते, मतलब अपना रास्ता खुद बनाती है। ये नदी, ये जो नदी है अपना रास्ता खुद बनाती है। तो जहाँ भी ये देखती है कि थोड़ा सा घुमाव है, कुछ भी है, तो उस एरिया को ये कवर कर लेती है, और जब ये उस एरिया को कवर करती है तो उसे कहते हैं खादर। और जब ये वहाँ से जब बढ़ती है, ये जब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, एक होता है भावर, एक होता है तराई, और एक होता है खादर। जो लास्ट आता है उसको बोलते हैं डेल्टा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि कोई नदी पहाड़ से निकल रही है और जाके यहाँ पे गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना कोई नदी, जैसे हमारी गंगा नदी है, वो गिर जाती है, तो वो डेल्टा बना के गिरती है। यानी कि जब यहाँ भावर से, जैसे इधर से मैं बना रहा हूँ, मैं यहाँ आया अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके, तो इसको बोलती है भावर। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ा और इस रास्ते में इसको बिछा दिया, इसको जो है बिछा दिया इस कंकड़ पत्थर को, तो ये हो गया तराई। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब ये आगे बढ़ा तो ये अपने साथ ही अब मतलब रास्ता बनाने लगा प्लेन देख के, कभी इधर से कभी इधर से, ठीक है। तो इसको बोल दिए हम, क्या बोल देंगे हम इसको हम बोल देंगे खादर। जब नदी एक रास्ते से ना चल के कभी इधर से कभी इधर से, कभी ये कभी वो कभी इधर से ये चलने लगे, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको अभी डेल्टा दिखाना चाहूँगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ वो डेल्टा क्या है। देखिए ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जूमिंग तो मेरे पास है नहीं। ये पश्चिम बंगाल का एरिया है, कोलकाता, और यहाँ पे लिखा है दीघा। यहाँ पे लिखा है दीघा। ये दीघा जो है यहाँ गंगा सागर है, और देख रहे हैं यहाँ तमाम तरीके का ऐसे 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 बना है, इसी को बोलते हैं डेल्टा। यानी कि सबसे जो बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है, और सुंदरबन का डेल्टा कहाँ बनता है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ बनता है, पश्चिम बंगाल में। तो हमने आज उत्तर भारत के मैदान को भी सिंपल में ख़त्म कर दिया। अब बेटा आप लोगों को सिर्फ एक काम ये करना है, जो भी अगर आप रटे नहीं हो तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपको इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ रटनी पड़ेगी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ क्या है। सबसे पहले आप ज्योग्राफी की बुक लूसेंट निकालेंगे, और लूसेंट में सबसे जो लास्ट में लिखा हुआ, जैसे कि देखिए बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा, जैसे भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी लिखी हुई है, तो आप तो इसको रट ही जाइएगा। इसके साथ साथ देखिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के भौगोलिक उपनाम, भारत के भौगोलिक उपनाम लिखा हुआ है। जैसे ईश्वर का निवास स्थान क्या होता है, 5 नदियों की भूमि क्या बोली जाती है। तो बेटा ये सारे चीज़ आपको याद होनी चाहिए,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम और जो भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है, ये बेटा आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा चीज़ है, भारत के पर्वतीय नगर कौन कौन से हैं। जैसे पूछ देगा कि शिमला कहाँ पड़ता है, अब आप लोग मार दोगे उत्तराखंड, तो गलत हो जाएगा बेटा। इसके बाद कौन सा जो स्टेट है वो किस नदी में है, तो वो नदियाँ मैं पढ़ाऊँगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आप लोगों से बेटा, तो ये चीज़ आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी जो बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है कि विभिन्न फसलें जो हैं वो कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी फसलें कहाँ पे होती हैं। जैसे विश्व में ये फसलें कहाँ पे होती हैं, जैसे आलू हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बेटा हम लोगों ने 3 टॉपिक ख़त्म कर लिया है। पहला उत्तर का पर्वतीय मैदान ख़त्म कर लिया, दूसरा हमने ख़त्म किया उत्तर भारत का मैदानी भाग, और तीसरा हम अब ख़त्म करेंगे फिर तटीय मैदान, ठीक है। फिर हम चौथा ख़त्म करेंगे आपका पठार क्षेत्र। तो फिर जाके बेटा आप लोगों का ये एरिया ख़त्म होगा, और इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे बेटा नदी के बारे में। मैं जल्दी जल्दी बेटा इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के कमेंट भी नहीं आ रहे हैं, कि जिनसे मुझे पता चले कि हाँ आप लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरा मेनली ये है कि उन बच्चों तक बात पहुँचे जो बच्चे अभी भी इस अभाव में हैं कि उन्हें ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ताकि उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेवी एसएसआर एमआर में जो सेकेंड फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें जो आप बैठेंगे ओएमआर शीट करने के लिए, तो वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। लाइक आप एयरफोर्स में जा रहे हैं, वहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी जो आप एग्ज़ाम लेंगे, तो वहाँ तो एग्ज़ाम होता नहीं है, लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन होता है, आपको जानकारी अगर रहेगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप किसी भी क्षेत्र में बात कर सकते हैं। रटना वो अपनी जगह पे, याद करना वो अपनी जगह पे है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।